Assalamu alaikum. So welcome to computer security. Today's lecture is about the fundamental theorems with respect to information theory. लास्ट टाइम हमने इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, स्टार्ट किया था, थोड़ा सा एंट्रोपी को भी देखा था. आज इंशाल्लाह उसकी बेसिस पे हम अपनी इनकोडिंग और रिडंडेंसी को डिफाइन करेंगे और देखते हैं वो हमें हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है. So let's begin. एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी हमने लास्ट टाइम देखा था कि एंट्रोपी हमें ये बताती है कि हमारी इनकोडिंग जो है वो कितनी एफिशिएंट है एट द मोमेंट और वो आइडियल से कितनी दूर है, हम उसको कितना और भी इम्प्रूव कर सकते हैं. आइडियल एंट्रोपी जो हमें मिल रही थी दैट इज 1 बिट पर सिंबल ऑन एवरेज. हम किसी भी डाटा को जब उसकी सबसे बेस्ट कंप्रेशन भी करें तो उसको 1 बिट पर सिंबल तक आइडियली रिड्यूस कर सकते हैं. दैट इज अवर लिमिट. हमारी कोशिश है कि ओवरऑल हमारी कोई भी स्कीम हो कंप्रेशन की, इनकोडिंग की, हम उसकी बेसिस पे अपनी सिस्टम की एंट्रोपी या इनकोडिंग एंट्रोपी को जो है 1 के करीब ले आए. तो इस रिस्पेक्ट से सोर्स एंट्रोपी क्या थी? सोर्स एंट्रोपी यह है कि जो आपकी इनकोडिंग आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह के लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल में देखा हमारे पास 16 मैसेजेस हैं, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे नाइव इनकोडिंग में 4 बिट्स में, और अगर हम उस हमारे पास प्रोबेबिलिटीज मिल जाती थी तो हमने उसको एक सिंबल मैसेज नंबर 10 को 1 बिट में रिप्रेजेंट किया था, जबकि बाकी मैसेजेस को 5 बिट में रिप्रेजेंट किया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज एंड नंबर ऑफ बिट्स वी कैन कैलकुलेट द एंट्रोपी एंड सी हाउ मच वी हैव रिड्यूस्ड द रिडंडेंसी. रिडंडेंसी से क्या मुराद है? रिडंडेंसी से मुराद यह है कि आपके डाटा में अभी भी कुछ इजाफियत है या कोई रिपीटिशंस हैं जिनको अगर आप हटा भी दें तो आपके डाटा अभी भी ट्रांसमिट भी हो सकता है, टोटली लॉसलेस हो, रिकवरेबल हो. और अगर वो रिडंडेंसी रिमूव कर दी जाए तो ओवरऑल आपकी इनकोडिंग जो है वो भी एफिशिएंट बन सकती है. सो जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं इट इज कैलकुलेटेड एज बिट्स पर सेकेंड. और किसी भी चैनल के बारे में अगर हमारे पास एक आर्बिट्री अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद हो, यानी कि अगर उसका इन्फिनिट टाइम हो और इन्फिनिट उसकी बफरिंग कैपेसिटी हो, तो वो एक हमारे पास आइडियल सिनेरियो बन जाता है कि वहां पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली नो. कोई भी ट्रांसमिशन जो है उसका कोई एक लिमिट होगा, फाइनाइट अमाउंट होगा. सो हमारे पास बाउंडेड बफरिंग कैपेसिटी में होती है, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है सेंडर भेजेगा और रिसीवर ने उसको रिसीव करनी है, तो ट्रांसमिशन भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिटेड होगी. फॉर एग्जांपल 5 सेकंड 10 सेकंड की एक ट्रांसमिशन हो जो कि जाएगी सेंडर की तरफ से और रिसीव होगी एट द रिसीवर एंड. सो कमिंग टुवर्ड्स द चैनल कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन थियरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो उसकी फंडामेंटल थ्योरी में है नॉइजलेस चैनल के रिस्पेक्ट से, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं. चैनल कैपेसिटी क्या है? चैनल कैपेसिटी ये है कि आप कितने बिट्स पर सेकंड किसी चैनल के ऊपर भेज सकते हैं. नॉर्मली हम इसको बैंडविड्थ भी कहते हैं. जिस तरह के हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होते हैं जिसमें बाइट्स पर सेकंड जो है आपका डाटा जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारी चैनल कैपेसिटी होती है. So, fundamental theorem of the noiseless case defined by Shannon कि अगर किसी एक लैंग्वेज की एंट्रोपी h बिट्स पर सिंबल हो और वो चैनल की कैपेसिटी जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं वो है c बिट्स पर सेकेंड, तो ये पॉसिबल है कि किसी सिग्नल को a को ऐसा ट्रांसमिट किया जाए कि वो ट्रांसमिशन रेट बराबर हो c डिवाइडेड बाय h की. फिलहाल आप इस e को इग्नोर करें. c डिवाइडेड बाय h से हमारे पास क्या हासिल होता है? अगर आप इसको कैलकुलेट करें दिस एक्चुअली बिकम्स सिंबल्स पर सेकेंड, यानी कि कोई भी चैनल जो है उसकी ट्रांसमिशन रेट इज इक्वल टू सिंबल्स पर सेकेंड, या हम उसको यूं भी कहते हैं द नंबर ऑफ मैसेजेस सेंट पर यूनिट टाइम. अब c डिवाइडेड बाय h इज द आइडियल केस, या जो आइडियल सिनेरियो है हम उस पर इतने सिंबल्स पर सेकेंड भेजते हैं. e इज द एरर, या हम उस आइडियल के जितने करीब हैं हम वो डिफाइन करते हैं. अगर हमारी इनकोडिंग परफेक्ट हो सो ई विल बिकम 0. लेकिन अगर हमारी इनकोडिंग में थोड़ा सा इश्यू आ रहा हो कि इन द सेंस अभी हम बहुत ही
एक अच्छी या एफिशिएंट इनकोडिंग नहीं यूज करे, सो ई विल हैव सम वैल्यू। इन द सेम केस ई रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द नॉइज प्रेजेंट इन योर चैनल। अभी तो हम नॉइजलेस की बात करें, बट इन द केस ऑफ अ नॉइजी चैनल ई विल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू। और इसका मतलब क्या है इस ई का, यानी कि अगर आपकी इनकोडिंग एफिशिएंट ना हो या आपका चैनल नॉइजी हो तो आपका ट्रांसमिशन रेट विच वाज सिंबल्स पर सेकेंड वो रिड्यूस होगा। और सिंबल्स पर सेकेंड किस तरह कैलकुलेट हुए थे, दैट इज सी डिवाइडेड बाय एच, वेयर सी वाज द चैनल कैपेसिटी बिट्स पर सेकेंड एंड एच इज द एंट्रोपी बिट्स पर सिंबल। सो सी डिवाइडेड बाय एच ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। आप इससे ऑन एवरेज इससे ज्यादा आप डाटा नहीं भेज सकते, यू आर बाउंडेड बाय इट। ओके, थोड़ी सी एक एग्जांपल को देख लेते हैं इसको क्लैरिटी के लिए। सपोज कि किसी चैनल में हम 100 बिट्स पर सेकंड भेज रहे हैं और हमने जो इनकोडिंग यूज की है उसके मुताबिक हर सिंबल के लिए हम 5 बिट्स यूटिलाइज कर रहे हैं। सो टोटल हम कितना डाटा भेज सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर 20 सिंबल्स per second through the channel. Now this is on the average scenario, right? अगर हमारे पास परफेक्ट इनकोडिंग ना हो तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास थोड़ा सा 20 सिंबल पर सेकंड से हम डाउन के रेट पे आ जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम बेटर से बेटर इनकोडिंग की तरफ जाएं ताकि हमारा ये एरर, ये जो गैप है, कम हो। इसको थोड़ा सा रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देख लें। लेट्स से यू आर यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। द इंटरनेट कनेक्शन इज लेट्स से 8 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, लेकिन जो आपके पास डाउनलोड स्पीड आ रही है, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन आपके पास आ रही है, लेट्स से दैट इज 5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये जो बाकी 3 मेगाबाइट्स हैं वो कहाँ जो है जाया हो रहे हैं। अगर आपके चैनल में नॉइज हो, चाहे वो हार्डवेयर की वजह से आ रहा हो, चाहे वो इंटरफेरेंस की वजह से आ रहा हो, यू आर लूजिंग 3 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। सो दैट इज वन सिनेरियो। दूसरा, अगर आपने इनकोडिंग एफिशिएंट ना रखी हो, आप नई भी इनकोडिंग ही यूज कर रहे हैं, आप बेटर इनकोडिंग लाइक हमने देखा था हाफमैन इनकोडिंग जो प्रोबेबिलिटीज बेस पे था बनता है, अगर आप उसको नहीं यूज कर रहे, या लैम्पलजिव हो गए या कोई भी अच्छी इनकोडिंग अगर आप उसको नहीं यूज कर रहे, तो नई भी इनकोडिंग विल नॉट ऑलवेज गिव यू द 100% और विल नॉट यूटिलाइज द 100% ऑफ योर चैनल कैपेसिटी। तीसरा, क्या मुराद है परफेक्ट इनकोडिंग से। एरर या ई को रिड्यूस करने का एक तरीका यह भी है कि अगर आपका चैनल में थोड़ा सा नॉइज आ भी रहा हो, आप अपने डाटा के साथ एरर करेक्शन कोड्स डालें जो कि एट द रिसीवर एंड रिकवरी कर सके। अब एरर करेक्शन कोड्स की बिट्स या वैल्यूज को डालने से क्या आपको नुकसान होगा? वेल, राइट अवे डाटा का साइज बढ़ जाएगा। सो एरर करेक्शन कोड जहां पे आपको यह फायदा देता है कि आपका डाटा रिकवर हो, वहीं पर आपका डाटा का साइज भी बढ़ा देगा। इन अदर वर्ड्स, चैनल कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम तो यूज हो रही होगी, बट एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ एरर करेक्शन वो भी अब उसमें एम्बेड हो जाएंगे। ओवरऑल आपके डाटा का साइज बढ़ जाएगा। सो जहां पर हम ई को रिड्यूस करते हैं वहां पर हमें थोड़ी सी रिडंडेंसी ऐड करनी है। रिडंडेंसी यहां पर हम किस चीज को कह रहे हैं? हम उस एरर करेक्शन कोड को कह रहे हैं जो हम अपने डाटा में ऐड करते हैं रिकवरी के लिए। सो अगर कोई चैनल नॉइजी हो, उसकी कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। इन दिस रिगार्ड हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अ नॉइजी चैनल एज डिस्क्राइब्ड बाय शैनन, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। अगेन, द सिंबल C representing the channel capacity and the symbol H representing the entropy, that is bits per second. अगर आपकी एंट्रोपी आपके चैनल कैपेसिटी से कम हो तो इससे मुराद ये है कि अभी भी कोई ऐसा कोडिंग सिस्टम या अभी भी ऐसी इनकोडिंग जो है कहीं पर मौजूद है कि जो अगर आप अपने इस सिस्टम में डालें तो इस सिस्टम को नॉइजी चैनल में भी अच्छी ट्रांसमिशन मिल सकती है या उसमें से एरर कम हो सकता है। वो कौन सी इनकोडिंग है? नॉर्मली दैट इज द एरर करेक्शन कोड्स। अगर आपके डाटा में गुंजाइश है, अभी भी आप चैनल कैपेसिटी से कम बिट्स पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें एरर करेक्शन कोड्स भी डाल दें जो कि चैनल कैपेसिटी के बराबर हो जाए, अभी भी उससे कम हो, तो यूजिंग दैट एरर करेक्शन कोड्स आपका डाटा ट्रांसमिट हो सकता है विद स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर्स। अगर आपका चैनल आपके डाटा और नॉइज को, अगर नॉइज भी उसमें शामिल हो, इसको हैंडल कर पा रहा है, यानी कि उसकी इतनी
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी है, तो आप उसमें ये एक्स्ट्रा डाटा या रिडंडेंट एरर करेक्शन कोड्स डाल के भी अपने डाटा को कम से कम एरर के साथ भेज सकते हैं। फायदा इसका यह है कि अब आप नॉइजी चैनल के ऊपर भी तो डाटा भेज रहे हैं, बट नुकसान क्या है कि अभी आप अपने ही डाटा में रिडंडेंसी डाल रहे हैं, और रिडंडेंसी कहां से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द लेट्स से द एरर करेक्शन कोड्स। सो अभी हम देखते हैं कि एंट्रोपी और रिडंडेंसी क्या है और किस तरह इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। किसी भी चैनल की एफिशिएंसी को हम यूं डिफाइन करते हैं कि एफिशिएंसी इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द इनकोडिंग ऑफ द डाटा एंड द एंट्रोपी, जो कि डाटा की रिडंडेंसी के बराबर है, या रिपीटिशन को आप यूं समझें। इसको हम आसान कर लेते हैं रिडंडेंसी को कि ये रिपीटिशन है आपके डाटा में या ज्यादती है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसी इनकोडिंग ढूंढें जो कि आपकी ओवरऑल एंट्रोपी जो है उसके करीब तरीन आपकी इनकोडिंग को ले जाए, ताकि उसमें कोई भी रिडंडेंसी ना रहे। इस रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम इंग्लिश लैंग्वेज के रिस्पेक्ट से समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड इनकोडिंग फॉर इंग्लिश जो है उसमें बहुत सारी अभी भी रिडंडेंसी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो जुमला नीचे लिखा हुआ है दैट इज कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्रोबेबली गेस व्हाट दिस सेंटेंस इज इवन विथ ऑल ऑफ द वॉवल्स मिसिंग। That indicates that the information content can be extracted from the remaining symbols. So, हमें ये पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स जो हैं ये रिलेटिवली रिडंडेंट हैं, इजाफी हैं एक लिहाज से। अगर हम इनको हटा भी दें फिर भी आप अपनी जो सेंटेंस है उससे उसका मकसद या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप वहां से अखज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे डाटा में भी रिडंडेंसी या रिपीटिशन या ज्यादती या इंक्रीज ऑफ सम डाटा अभी भी वहां पर मौजूद है, जिसको अगर हम हटा दें तो हमारे ओवरऑल डाटा का साइज रिड्यूस हो सकता है। Another example regarding the redundancy of English text, according to the research at Cambridge University, it does not matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? So, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक अगर आपका पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज का ऑर्डर आप चेंज करते हैं या जो मिडिल वर्ड्स हैं अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं फिर भी आप उसका मकसद जो है समझ सकते हैं। ये एक इज अ सेकंड टाइप ऑफ रिडंडेंसी दैट इज प्रेजेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसका फायदा स्पैमर्स किस तरह लेते हैं। अगर आपने कहीं देखो आपको एक ईमेल आ जाए जहां पे लिखा होगा अल्टरनेट सॉल्यूशंस, लेट्स से, आप जो है उस ईमेल को फिल्टर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम स्पैमर्स क्या करते हैं, उस अल्टरनेट के लफ्ज को ए को @ के साथ उसके सिंबल के साथ रिप्लेस कर दें। स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अल्टरनेट का ही लफ्ज लिखा हुआ है, तो वो फिल्टर भी बाईपास कर जाता है और मैसेज स्टिल इज रीडेबल टू यू। सो दिस इज सम रिडंडेंसी प्रेजेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आगे हम देखते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज एक नेचुरल लैंग्वेज के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसी या एंट्रोपी मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसकी रिडंडेंसी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि अगर एक नेचुरल लैंग्वेज में हम रिडंडेंसी किस तरह ढूंढ पाते हैं और किस तरह उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी को भी समझ सकते हैं, उसमें रिडंडेंसी को ढूंढ सकते हैं। आपका जो डाटा है चाहे वो डिजिटल इमेजेस हैं, सिग्नल्स हैं, एनीथिंग, हम उसमें रिडंडेंसी ढूंढ सकते हैं और उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद द जीरो ऑर्डर मॉडल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सो व्हाट इज द जीरो ऑर्डर मॉडल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सपोज कि हमने इंग्लिश टेक्स्ट भेजना है जिसमें 26 लेटर्स और एक स्पेस मौजूद है। हम ये अज्यूम करते हैं जीरो ऑर्डर मॉडल में कि तमाम के तमाम 27 कैरेक्टर्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, दे आर ऑल इक्वली लाइकली, दैट इज 1/27। अगर हम इस सिस्टम की या इस मॉडल की एंट्रोपी कैलकुलेट करें दैट इज h इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द समेशन ऑफ 27 टाइम्स log to the base 10 1/27 which equals to 4.75।
आप खुद भी एंट्रोपी कैलकुलेट करें। तो जीरो ऑर्डर मॉडल की एंट्रोपी हमारे पास आती है 4.75 बाइट्स, या आप कह सकते हैं 4.75 बाइट्स पर सिंबल। इस 4.75 बाइट्स पर सिंबल का अभी भी अगर आप देखें, दैट कैन बी रिड्यूस अप टू 1 बाइट पर सिंबल, विच इज द आइडियल एंट्रोपी। तो 4.75 का मतलब ये कि अभी भी आपके डाटा में बहुत सारी रिडंडेंसी मौजूद है। इस रिडंडेंसी को हटा के आप ओवरऑल इनकोडिंग को बेटर कर सकते हैं। यहां पर हमने एक अप्रोक्सीमेशन, एक अजम्पशन ये की थी कि तमाम की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है। हमें ये पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में तमाम कैरेक्टर्स जो हैं इक्वली प्रोबेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द अल्फाबेट ई, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय अदर कैरेक्टर्स। तो हम फर्स्ट ऑर्डर मॉडल की तरफ जाते हैं, जहां पर हम जो कैरेक्टर्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज हम इसको कंसिडर करते हैं, दोज आर द रियल फ्रीक्वेंसीज। ये रियल फ्रीक्वेंसीज किस तरह कैलकुलेट की गई? बहुत सारा डाटा लिया गया, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स का था, न्यूज़पेपर्स का था, चाहे वो लेटर्स थे, वट एवर द मटीरियल, बहुत सारा डाटा लिया गया। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन या जो टेक्स्ट फाइल्स हैं ये पड़ी हुई है कैलगरी कॉर्पस के डाटा में। वहां से हमने इसको सेलेक्ट किया और ये देखा कि कौन से अल्फाबेट्स कितने ज्यादा रिपीटेशन के साथ आते हैं, या हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो दीज आर दी फाइनल फ्रीक्वेंसीज। ई इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फाबेट। जब हम इन प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हैं और इसके बेसिस पे हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें यह पता चला कि इस सिस्टम के या इस फर्स्ट ऑर्डर मॉडल जो इंग्लिश है इसकी एंट्रोपी आती है 4.219 बिट्स पर सिंबल। 4.75 से 4.219 तक हम आ गए। अभी भी 3.219 बिट्स इजाफी यूज हो रहे हैं, जो कि हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं। इस वक्त हमारी अजम्पशन यह है कि हर की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है और हर अल्फाबेट जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइंटिस्ट ने फिर हायर ऑर्डर जो है मॉडल्स बनाए, जिसमें कि उन्होंने मल्टीपल अल्फाबेट्स को ग्रुप करके उनकी प्रोबेबिलिटीज देखी। फॉर एग्जांपल डायग्राम्स, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फाबेट्स EN, RE, ER एक्सेट्रा, इनकी प्रोबेबिलिटीज देखी तो पता चला कि ये दो अल्फाबेट ग्रुप कर लें, ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह ट्राइग्राम्स में पता चला कि ENT बार बार ये लफ्ज आ रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट, उसमें आता है इंटरटेनमेंट, उसमें ये लफ्ज आ रहा है। तो बजाय ENT को 3 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करने के, क्यों ना इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए। तो अगर आप देखिए डायग्राम्स क्या करेंगे, ये 2 अल्फाज को एक से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह ट्राइग्राम्स क्या होंगे, वो 3-3 का सेट को एक सिंबल से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि राइट अवे 1/3 जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। डायग्राम्स के केस में 1/2 और ट्राइग्राम्स के केस में 1/3 तक वो रिड्यूस हो जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज हायर ऑर्डर मॉडल्स, द थर्ड ऑर्डर मॉडल जो है उसकी ओवरऑल एंट्रोपी कम्स डाउन टू 2.77 बिट्स पर सिंबल। नाउ हमें यह पता है कि ओवरऑल एंट्रोपी की जो लिमिट है दैट इज 1 बिट्स पर सिंबल। 2.77 का मतलब ये कि अभी भी 1.77 बिट इजाफी यूज हो रहे हैं, अभी भी काफी रिडंडेंसी मौजूद है जिसको हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लैंग्वेज को और भी स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि और कोई तरीकाकार है जिससे हम इसकी लैंग्वेज को और भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, या इसमें से इजाफी डाटा निकाल के भी अपना मैसेज पढ़ सकते हैं। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। शैनन ने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें यह बताया कि ऑन एवरेज दिस एंट्रोपी, मतलब फॉर मल्टीपल कम्युनिकेशन, कहीं पर एक टेक्स्ट में, कहीं पर एक न्यूज़पेपर में, कहीं पर एक वोकल कम्युनिकेशन में, ये एंट्रोपियां, ये जो एंट्रोपीज ये रिड्यूस होती हैं, कैन बी रिड्यूस्ड एज लो एज 0.6 to 1.3 बिट्स पर सिंबल ऑन एवरेज। सो कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हर एक नेचुरल लैंग्वेज में कोई ना कोई जो है रिडंडेंसी मौजूद होती है जो हमने ढूंढनी होती है। नेचुरल लैंग्वेज की एंट्रोपी को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए कम्प्लेक्स आपको मॉडल्स चाहिए होते हैं। जो कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी है उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करना आसान है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंबल i मल्टीप्लाइड विद द लॉगरिथम टू द बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ i। इसको ओवरऑल समेशन हम करते हैं, नेगेटिव ऑफ द समेशन विच लीड्स टू द एंट्रोपी।
ओके, तो एंट्रोपी क्या, हमें अभी तक एंट्रोपी के बारे में क्या समझ आया? हमें यह समझ आया कि एंट्रोपी से हमें यह पता चलता है कि क्वांटिटेटिवली हमें यह पता चलता है हमारी इनकोडिंग कितनी अच्छी है और हम और कितना आइडियल के करीब जा सकते हैं या रिडंडेंसी अभी मौजूद है या नहीं। एंट्रोपी को एक रिलेटिव पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं, जहां पर शायद हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत न। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर कि हमारे पास एकेडमी अवार्ड्स की नॉमिनेशन है फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट पिक्चर, जहां पर 5 नॉमिनीज या कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला हो रहा है। अब हम उसको जरा रिलेटिव सेंस में देखते हैं कि लेट्स से हम ये कहें कि 5 के जीतने के चांस 1 जितने हैं, तो फिर तो एंट्रोपी आ जाएगी log of 5 which is equal to 2.322। अगर हम ये कहें कि हम वो जजेस हैं जिन्होंने वो लिफाफे खोल के देख लिए कि कौन जो है ये कैटेगरी में जीत रहा है, तो क्या हमारे पास कोई डाउट रहता है? देयर इज नो अनसर्टेनिटी। जब आप एक जज हो और आपने लिफाफा खोल के उस कैंडिडेट का नाम देख लिया कि जो जीतने वाला है, तो देयर इज नो डाउट। तो इस केस में एंट्रोपी क्या है? 0। यहां पर 0 एंट्रोपी ये बता रही है कि देयर इज नो डाउट। सो याद रखें, अभी तक हम एंट्रोपी को देख रहे थे कि एंट्रोपी बता रही थी कि कितनी और रिडंडेंसी है। एंट्रोपी यहां पर इस केस में ये बता रही कि और कितना डाउट है या नहीं है। In the middle case, for everyone who knows that the odds are not even, it is less so hard to compute. जब हमें पता हो कि हर एक नॉमिनेशन की या हर एक कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, विनिंग के चांसेस सेम नहीं है, तो हमारे लिए हमें यह पता है कि एंट्रोपी log of 5 से कम तो होगी, लेकिन हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें वो इंफॉर्मेशन ना मिले कि हर एक को कितने वोट्स मिले हुए। सो क्वेश्चन यहां पे या एक पॉइंट जो हमें कंसिडर करना है कि पहले से प्रोबेबिलिटीज जो है इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्यूट। मोस्ट ऑफ द केसेस या ऑफनली दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। मिल जाए तो हम उसके बेसिस पे बड़ी एक अच्छी इनकोडिंग कर सकते हैं, एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एंट्रोपी को 2 पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। एक तो ये कि एंट्रोपी हमें बताती है कि कितनी अच्छी इनकोडिंग है, कितनी उसमें रिडंडेंसी मौजूद है, या एंट्रोपी के हमें ये बताती है कि अभी भी आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने भेजी उसमें कितना डाउट रहता है। अगर किसी भी डाटा की इंफॉर्मेशन कंटेंट उसके इनकोडेड मैसेज के या एंट्रोपी जो है उसके इनकोडेड मैसेज के बराबर हो जाए, इसका मतलब है उसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है। इफ C is equal to H, there is no redundancy। उस एग्जांपल को एक दफा फिर देख लें कि C is equal to H का क्या मतलब है और किस तरह हम कह रहे हैं कि there is no redundancy। ओके, रैंडम स्ट्रिंग के केस में रिडंडेंसी क्या होगी या हम उसको कितना एफिशिएंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं? चूंकि रैंडम है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो रैंडमली चेंज हो रही हैं, वैल्यूज के नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी कोई मालूम नहीं। सो इन द केस ऑफ अ ट्रू रैंडम स्ट्रिंग, जब हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी अवेलेबल नहीं, हम उससे बेटर इनकोडिंग कर ही नहीं सकते। इन दैट हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास रैंडम स्ट्रिंग हो उसमें कोई कंप्रेशन नहीं पॉसिबल या उसकी कोई और अल्टरनेट एफिशिएंट इनकोडिंग नहीं पॉसिबल। रैंडम डाटा जिस तरह आ रहा है वही नाइव इनकोडिंग उसकी सबसे बेस्ट इनकोडिंग उस वक्त है, इसको आप और बेटर नहीं कर सकते। सो लॉट ऑफ साइंटिस्ट वर्क टुगेदर या काम किया है कि ये देखा कि हम किस तरह के एफिशिएंट इनकोडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सो हफमैन इनकोडिंग ने क्या किया, आपने पढ़ा भी होगा। हफमैन इनकोडिंग डाटा को लेता है, लेट्स से इस स्लाइड में मौजूद तमाम अंग्रेजी को या इस इंग्लिश टेक्स्ट को कैप्चर करता है, बफर में डालता है, हर एक अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है, उसके बेसिस पे जिस तरह हमने पहले बाइनरी ट्री बनाया था वो एक ट्री डायग्राम बनाता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, और वहां से कोड्स कैलकुलेट करता है जिससे हम डिक्शनरी भी बनाते हैं। उसकी बेसिस, उस डिक्शनरी की बेसिस पे हम अपने डाटा को इनकोड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर उसकी बेसिस पे रिकवर करता है। ओवरऑल हमारा गोल ये होता है कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट डाटा हो, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट एलिमेंट हो या सिंबल हो, उसको सबसे कम बिट्स जो है पर सिंबल असाइन किए जाएं। लैम्पलजेव हफमैन के करीब है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। हफमैन को ये चाहिए कि वो
वो करता क्या है कि वो तमाम डाटा को पहले स्टोर करता है। लैम्पलजिव नहीं करता। लैम्पलजिव ये करता है कि वो डाटा के एक साइड से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आप दिखाऊं, लेट्स से हफमैन ने इस स्लाइड की तमाम इस इंग्लिश को बफर में डाला और फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट। लैम्पलजिव क्या करेगा, इट विल स्टार्ट विद द अल्फाबेट एच को बाइनरी ट्री में डालेगा, एक नोड उसकी बन जाएगी और इस वक्त इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 जो कि ए के सिंबल है। नेक्स्ट, और इस डिक्शनरी को और इस सिंबल को इनकोड करके आगे भेज देगा। लैम्पलजिव को रुकना नहीं पड़ता, वो साथ ही साथ डाटा को भेज सकते हैं। जब वो यू की तरफ आता है तो वो अपने ट्री को अपडेट करता है। अब उस ट्री में 2 सिंबल आ गए, एच एंड यू, दोनों को ऐड करते हैं अपनी ट्री में। एच की प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/2, यू की प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/2। अगेन अब जो यू है उसके लिए जो नया कोड बना होगा ट्री से वो इधर रिप्लेस करेगा और डाटा को आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आगे एफ आता है तो अब आपके ट्री में 3 नोड्स हो गए, एच यू एंड एफ। प्रोबेबिलिटीज बिकम 1/3, 1/3, 1/3। इस डिक्शनरी के मुताबिक लैम्पलजिव इस एफ को इनकोड करता है और आगे भेज देता है। लेकिन जब नेक्स्ट एफ आएगा तो लैम्पलजिव क्या करेगा, उसके पास अभी 3 नोड्स बनेंगे, एच यू एंड एफ। लेकिन इस एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी होगी 1/4, 1/4, बट दिस विल बी 2/4। एफ के लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/4। जितनी दफा ये सिंबल आगे जाके रिपीट हो रहा होगा उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही होगी। लैम्पलजिव का फायदा है कि वो इसको जुमले को पढ़ता जाएगा और ट्री को अपडेट करता जाएगा और साथ ही साथ इनकोड करके ट्रांसमिट भी सिंबल बाय सिंबल कर सकता है। फायदे क्या है, नुकसान क्या है इन दोनों स्कीम्स के, हफमैन और लैम्पलजिव की। हफमैन को बफर चाहिए ताकि वो डाटा को जो है रख सके, प्रोबेबिलिटी देकर कैलकुलेट करके भेज देता है, ये उसका फायदा है। लैम्पलजिव को ज्यादा बड़े बफर की जरूरत नहीं होती, एक वक्त में एक सिंबल को देखेगा आगे डायरेक्टली भेज देगा। स्ट्रीमिंग के लिए इसका फायदा है। नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि हर सिंबल के साथ उसको डिक्शनरी अपडेटेड जो है भेजनी पड़ेगी। आखिर में जो जुमला लिखा हुआ है उसका मतलब ये कि जब लैम्पलजिव एच से स्टार्ट होगा, हफमैन ने तो इस तमाम डाटा को एक ही दफा पढ़ा, लैम्पलजिव इसको स्टार्ट होगा, पढ़ता जाएगा, हर एक लाइन पे आता जाएगा। जब वो इस जितना ज्यादा डाटा पढ़ता जाएगा उतना ही वो हफमैन के करीब आ जाएगा। जो कोडिंग हफमैन ने इस पूरी स्लाइड की थी, लैम्पलजिव जब वो आधी से ज्यादा स्लाइड कर चुका होगा या 70% स्लाइड कर चुका है तो वो हफमैन के काफी करीब आ चुका होगा। जब लैम्पलजिव भी स्लाइड के अंत तक आएगा तो एग्जैक्टली हफमैन को रिप्रेजेंट कर पा रहा होगा। सो कपल ऑफ लेसन्स, हर एक मैसेज की अपनी इंफॉर्मेशन कंटेंट रिलेटिव होती है और वो डिपेंड करती है कि रिसीवर साइड पे कितनी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी। अगर कोई इनकोडिंग जो है उसकी एफिशिएंसी मैचेस द एंट्रोपी तो उसमें और कोई रिडंडेंसी नहीं जिसको हम हटा के कंप्रेस ज्यादा और कर सकें। तो ना हफमैन और लैम्पलजिव कोशिश करते हैं आपको हाईली एफिशिएंट कोड जो है वो दे दें। So that ends our slide. Thank you class.